19.1 प्रस्तावना। काफी समय से सामाजिक विज्ञान वार्तालापों में विकास का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा रहा है। इसकी विषय वस्तु स्वरूप और अर्थ में प्रथम भूमंडलीय व्यवस्था के तौर पर विशेष रूप से पूंजीवाद के जाने और उसके परिपक्व होने पर काफी परिवर्तन हुए हैं। 33वें संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति हैरी एस डूमेन ने 10 जनवरी 1949 को आरंभ किए गए 4 सूत्रीय कार्यक्रम में इसे जो अर्थ दिया जिसे उसकी सुनिश्चितता होने तक व्यापक स्वीकार्यता मिली है। इससे पहले इसे विशेष रूप से प्रजातियों, अचल संपत्ति और शतरंज के खेल की चालों के संदर्भ में सीमित दायरे में प्रयुक्त किया जाता था। इसके बाद इसे लोगों, देशों और आर्थिक कौशल के संदर्भ में प्रयोग किया जाने लगा। प्रशब्द के वास्तविक अर्थ में यह एक बदली हुई पारी थी। आज विकास एक व्यापक संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। इसे राज्य के कारण, शासन को वैध बनाने वाला, सत्ता संबंध और सबसे ऊपर राज्य के दर्शन और विचारधारा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तमनुरूप विकास सिद्धांतों की बाढ़ आई, विकास समुदायों का गठन हुआ और विकास युगों अथवा दशकों का आरंभ हुआ। तथापि विकास बहुत से अन्य पहलुओं की अपेक्षा कुछ और अधिक सुस्पष्ट हुआ। वह शांति और विश्वस्तरीय शासन की स्थापना के लिए विकास के प्रयोग से संबंधित था। विकसित देश जो अधिकतर पूर्ववर्ती उपनिवेशकों जिन्हें नॉर्थ के रूप में भी जाना था के ग्रुप से संबंधित थे, कतिपय पैरामीटरों के दायरे में विकास का निर्माण करने व उसको परिभाषित करने में सफल हुए और तदुपरांत उन्होंने सभी अन्य देशों और समुदायों को एकमात्र मानदंड से परलने की कोशिश की। वे देश और समुदाय जो मानदंड में निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहे, विभिन्न प्रकार के जोड़तोड़ और विदग्ध स्थिति के अधीन हो गए। अधिकांशतः ये आविष्कार इतिहास, संस्कृति तथा जनता की लोकप्रिय इच्छा के प्रतिकूल थे। एक ऐसा मानदंड मानव विकास की धारणा एवं विचार है। 19.2 मानव विकास के अभिगम। बहुत से विद्वान और विचारकों में गत समय में विभिन्न समयों पर मानव विकास की धारणा बनाने और उसको परिभाषित करने के लिए विभिन्न अभिगम विकसित करने का प्रयास किया गया है। उनमें से सर्वाधिक विवादित कुछ अभिगम निम्नलिखित हैं। 2.1 आय सकल घरेलू उत्पाद अभिगम। यह शायद सरलतम तथा किसी समय मानव विकास को मापने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त अभिगम था। इस अभिगम के अनुसार देश का कुल समग्र निकल उत्पादन उसके मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित किया जाता है और उसे देश की कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है। परंतु हाल ही में इस अभिगम की बहुत से कारणों से कटु आलोचना हुई है। आय मात्र एक साधन है और स्वयं यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। उच्च आय अवश्य में बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन नहीं है। किसी व्यक्ति अथवा समाज का समृद्ध होना अधिकतर इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसकी आय किस प्रयोजन में प्रयुक्त हुई, न कि मात्र आम के स्तर पर। दारूबाज, बीमार व्यक्ति और लंबे समय से युद्ध और गृहयुद्धों से ग्रस्त देश की उच्च आय उनकी समृद्धि के बेहतर स्तर को प्रदर्शित नहीं कर सकती। आम सामाजिक परिसंपत्तियों के मात्र प्रत्यक्ष पहलुओं को हिसाब में लेती है तथा यह अप्रत्यक्ष घटकों की ओर ध्यान नहीं देती। समृद्धि मुख्यतः किसी विशेष समाज में व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों और उसकी क्षमताओं पर निर्भर करती है, जो बदले में न्यास, मानदंड और नेटवर्क जैसे संगठन जो समाज में किसी व्यक्ति से संबंधित कार्य को बेहतर कर सकता है के लक्षण वाली सामाजिक पूंजी के स्वरूप पर निर्भर करता है। किसी विशेष समय पर किसी देश अथवा व्यक्ति की आय भविष्य में क्षमताओं और उन्नति की संभावनाओं का निर्धारण करने में सक्षम होती है। ऐसे देश जिन्होंने शिक्षा और निपुणता मुहैया कराने जैसे मानव संसाधन विकास में अच्छे निवेश किए हैं, आय का निम्न स्तर सूचित करेंगे, परंतु भविष्य में उन देशों की तुलना में अधिक सक्षम होंगे जो विद्यमान में आपके उच्च स्तर में आते हैं परंतु इस प्रकार निवेश कम करते हैं। अधिकतर विषमताओं वाली उच्च आय समृद्धि का कम विषमताओं वाली मध्यम आय की अपेक्षाकृत निम्न स्तर दर्शाएगी। वैश्यों के अनुभव बताते हैं कि मानव विकास के उच्च स्तर मर्यादित आय के स्तरों तथा मानव विकास के मलिन स्तर पर्याप्त रूप से उच्च आय के स्तरों को दर्शाती है। सारांश के लिए यह सुरक्षित तौर पर कहा जा सकता है कि आय और मानव विकास के बीच संबंध न तो प्रत्यक्ष है और न स्वतः है। आम और सकल घरेलू उत्पाद अभिगम मानव विकास के लिए आवश्यक अवश्य है, परंतु पर्याप्त शर्तें नहीं हैं। दो दशमलव दो मानव पूंजी निर्माण अभिगम। मानव पूंजी निर्माण को मानव संसाधन विकास अभिगम के रूप में भी जाना जाता है। यह मानव को अंतिम लक्ष्य की बजाय प्रमुखतः साधन के रूप में देखता है। में सिद्धांत मुख्यतः आपूर्ति पक्ष पर विचार करते हैं और मानव को महंगी उपयोगी वस्तुओं के प्रजनन के विस्तार में एक उपकरण के तौर पर लेते हैं। एक बार पुनः कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि प्रभुत्व मानव योग्यता ही ऐसा उत्पादन करती है, वो उसे जानवरी की बस्ती में उन्हें अन्य प्रजातियों से बारक करता है, परंतु मानव उत्पादक क्षमताओं का बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है। उपयोगी वस्तु का उत्पादन करने के अलावा मानव ने अपना निजी इतिहास भी रखा है, जो अपूर्ण ही नहीं अपितु जहां तक मानव योग्यता के मूल्यांकन का संबंध है सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहसिक गाया है। सभी वर्ग समाओं के दो प्रमुख विरोधाभासों में से एक मानव के बहुमत से इस मूल्यांकन को स्वीकार नहीं करता था कि वे मानव इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण नायक है। विशिष्ट पहचान के रूप में मान्यता के लिए एक व्यापक न्याय निर्णय नितांत आवश्यक है, जो जीवन की समृद्धि और गुणवत्ता से जटिलता से जकड़ा हुआ है। यह शायद एक ऐसा संदेश है जो 21वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले पूर्ववर्ती सोवियत संघ, युगोस्लाविया, प्रेटोरिया और इराक आदि के पतन से स्पष्ट और प्रबल होता है कि अधिकार को मान्यता दिए जाने के आया उसके अतिरिक्त प्रत्येक बात परक्राम्य बातचीत से कम की जाने वाली है। इस शताब्दी में पुनर्वितरण और मान्यता मानव स्वतंत्रता के दो अविभाज्य घटक बन चुके हैं।
2.3 मानव कल्याण अभिगम। इस अभिगम को आधुनिक लोकहितकारी राज्यों की परिपक्वता से लोकप्रियता मिली है। यह मानव के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी की अपेक्षा विकास के हिताधिकारी के रूप में मानव पर अधिक केंद्रित है। सरसरी तौर पर यह अभिगम सामान्य समृद्धि और आम की अच्छाई के हित में प्रतीत होता है, परंतु इसके ढांचागत तर्क पर आलोचनात्मक रूप से विचार करने पर प्रकट होता है कि विश्वभर में विभिन्न राज्यों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न लोकहितकारी उपाय अधिकांश से वैधता और सहमति प्राप्त करने के मकाम में तुरंत लागू किए जाते हैं। यह प्रमुखतः फ्रांसीसी क्रांति के बाद का परिभास था, जब सामाजिक सत्ता के स्वरूप में रूपांतरण देना गया। इसके बाद सर्वशक्तिमान से आम आदमी की वैधता का मुगांतर हुआ, जो बदले में वर्ग शासन के रूप में सामने आया। इसके बाद वर्ग शासन के साथ विश्व प्राधान्य नियंत्रण हुआ, जिसमें ढांचागत हिंसा द्वारा सुली तथा छोटी छोटी शक्तियों के मिलन से अमानवीय शक्ति का इनकार हुआ। फलस्वरूप इस गरीब अवशोषण से विश्व प्राधान्य नियंत्रण और सरकार बनाने का रास्ता खुल गया। अतः सर्वाधिक लोकहितकारी राज्य उस राज्य का बोधक है जो अपनी जनता पर नियंत्रण के लिए बांधागत हिंसा और छोटी छोटी शक्तियों का प्रयोग करता है। परिणामतः अधिकांश को जो लोकहितकारी उपाय प्रतीत होते हैं कि विश्व प्राधान्य नियंत्रण के नितांत आवश्यक पटक और शासकीयता के पहलू है। लोकहितकारी उपायों के नाम पर विश्वभर में कई राज्यों द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाएं ढांचागत नियंत्रण और शासकीयता के श्रेष्ठतम उदाहरण है। 2.4 मौलिक न्यूनतम आवश्यकता अभिगम। यह सबसे महत्वपूर्ण परंतु निर्ममता से विवादित अभिगमों में से एक अभिगम है। इससे आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विकास प्रक्रिया की पर्याप्तता के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीयता श्रम संगठन ने यहां मौलिक आवश्यकताओं की पहचान की है, जिनके नाम है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और गृह निर्माण। यह आधारभूत रूप से उन वस्तुओं, पशुओं और सेवाओं की मात्रा पर केंद्रित रहता है जिनकी अभावग्रस्त जन समुदाय को आवश्यकता होती है, न कि मानव प्रमुखताओं के मुद्दे पर। यह मानव विकास जैसे इस प्रकार के संवेदनशील और मानवीय मुद्दे के प्रति इस स्थूल सरात्मक अभिगम के कारण है, जिसकी कईयों द्वारा आलोचना की गई है। इस अभिगम से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का निर्धारण कौन करता है? क्या यह जनता, सरकार अथवा राज्य का अंग है? क्यों कोई कुछ ऐसी चीजें अवधारित कर सकता है तो जिन्हें जनता मूलभूत माने? उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन रोजगार को एक मूलभूत आवश्यकता मानता है। सिडनी देव के अनुसार इसमें विश्राम काल शामिल है। चीन में ज्ञान यात्रा है तथा अन्य लोग सुरक्षा को मौलिक आवश्यकता मानते। नया मूलभूत आवश्यकता की धारणा व्यक्तिपरक अथवा वस्तुपरक है। यदि बाजार में किसी की परिस्थिति के कारण मतभेद पैदा होते हैं तो उनका निराकरण कैसे किया आपूर्ति पक्ष के मद्देनजर परोक्ष रूप से पैसे, भोजन, कपड़ा, मकान, जल और स्वच्छता की बीमारी से रोकथाम के लिए आवश्यक है जैसी वस्तुओं, बच्चों तथा सेवाओं की विशिष्ट प्रमात्रा को मूलभूत आवश्यकता के रूप में माना जा सकता है। परंतु मांग पक्ष की तरफ से सत्वों के ऐसे उत्तर को बरीदने में मतभेद हो सकते हैं, जिस पर ऐसी संतुष्टि की पर्ची लगी ही जो प्रत्येक उक्षक गट्ठर की कर्तव्यों में महसूस करता है। ममा मूलभूत आवश्यकताएं उन वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकता शर्तों का हवाला देती है कि संपूर्ण चिरायु और स्वरूप जीवन के लिए अवसर मुहैया कराती है। यह कल्पना करने का क्या आधार है कि उन उपभोक्ताओं जिन्हें बाजार की पूरी जानकारी होती है द्वारा अभिव्यक्त मूलभूत आवश्यकताएं बाजार में उपलब्ध होती है तथा वे विज्ञापनों आदि के माध्यम से गलत सूचना के लालच से प्रभावित नहीं हले हैं। तथापि इस बात को कैसे न्यायसंगत कहा जा सकता है कि मौलिक आवश्यकताओं का बयान उपभोक्ता जो कि यात्री इच्छा और युक्तियुक्त पसंद का परिणाम है तथा यह चयन दबाव, प्रलोभन, भय अथवा सुशामद आदि के तहत नहीं किया गया है। सहभागिता कर तथा प्रयोजन है। यह किस रूप में की जानी चाहिए? सहभागिता पद यह मौजूद है का अधिकार मूलभूत आवश्यकताओं के तापूर्ण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे से किस प्रकार संबंध रखता है? जनता की सहभागिता को उसकी शक्ति संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रमुख प्रगतिशीलता के रूप में देखा जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह एक उपाय है बधवा अंत? सहभागिता क्यों करते हैं? क्या यह व्यक्ति संतुष्टि, कार्य की बड़े पैमाने पर उपलब्धि तथा उन परिणामों को बेहतर बनाने के लिए योग्यता प्रदान करती है जिसमें न्यूनतम लागत, सामुदायिक विकास अथवा पारस्परिक निर्भरता आदि शामिल है? इसी प्रकार सहभागिता का स्वरूप और आकार कैसा होना चाहिए? विलासा और मूलभूत आवश्यकता अभिगम तथा पुनर्वितरण अभिगम के बीच क्या संबंध है? क्या मूलभूत आवश्यकता अधिगम मूलचूल मौजनाबद्ध परिवर्तन आवश्यक है अथवा यह उपशामना है? सहभागिता का अभिप्राय सर्वदा शक्ति संपन्नता अथवा सौकतांत्रिकता नहीं है। ऐतिहासिक अभिलेखों से सिद्ध होता है कि निरंकुश शासकों और तानाशाहों ने भी आपराधिक अप्रजातांत्रिक साधनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया था। भारत में पंचागत राजतंत्र के क्रियाकलापों पर भी बार मेहता समिति रिपोर्ट की उपलब्धियों से भी यह सिद्ध हुआ कि निम्न स्तर पर शक्ति का हस्तांतरण देश में लोकतांत्रिक लोकाचार के प्रसार में अनुत्पायक सिद्ध हुआ है और इस प्रकार के शासनतंत्र ने ग्रामीण शक्तियों जिन्हें कार्य करने की अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई हो के प्रामाणिक की चुम्ह सम्मिलित किया है। हमारे अधिकांश चुनिंदा लोकतंत्रों का आप अनुभव है कि नेतृत्व मुश्किल से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश नेता को चुने जाते हैं, जोड़तोड़ करते हैं तथा वे वास्तविक जन कार्यकर्ता होकर सत्ता के बलाल होते हैं। वे वास्तविक जन आंदोलन की बजाय जोड़तोड़ करके नेहाथों के रूप में उभरते हैं। पाश्चात्य लोकतंत्र के अनुभव से भी सिद्ध होता है कि इन देशों में श्रमिक स्वेच्छाचारिता से श्रमिक वर्ग के जागदोलनों पर अलाभकारी प्रभाव हुआ। इसकी अलग इस अभिगम से पैदा होने निम्नों का उत्तर आ है। स्थाभूत आवश्यकताएं स्वयं एक उपसंहार है, अभा है, मानव संसाधनों के विकास के लिए एक उपस्कर है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मूलभूत आवश्यकताओं की लामबंदी में भूमंडलीकरण की शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की क्या भूमिका होगी? गरीबी उन्मूलन और आय की असमानताएं कम करने के बीच क्या संबंध है? सेन मूलभूत आवश्यकता अभिगम के सर्वाधिक जोरदार समालोचकों में एक है। उसके अनुसार आवश्यकता, संतुष्टि, प्रसन्नता और पथ्य आधारित अभिगम मात्र एक पक्षीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।
मानव विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है तथा वह इसकी अवसरों और क्षमताओं के सापेक्ष में संकल्पना करता है। पथ्य एक ऐसे मूल लेख की तरह है जो अनेक आस्थाओं और विनियोगों के लिए खुला रहता है। एक साध की टोकरी जिसकी गुणवत्ता और प्रमात्रा दी गई है, विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न महत्व रखती है। प्रदत्त साध्य की टोकरी का प्रयोग और उपयोग लिंग, आयु, स्वास्थ्य, उपापचय की दर, उपभोक्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, उदाहरण के लिए एक गर्भवती महिला और बच्चे को। हमारे अधिकांश चुनिंदा लोकतंत्रों का आप अनुभव है कि नेतृत्व मुश्किल से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश नेता को चुने जाते हैं, जोड़-तोड़ करते हैं तथा वे वास्तविक जन कार्यकर्ता होकर सत्ता के बलाल होते हैं। वे वास्तविक जन आंदोलन की बजाय जोड़-तोड़ करके नेहाथों के रूप में उभरते हैं। पाश्चात्य लोकतंत्र के अनुभव से भी सिद्ध होता है कि इन देशों में श्रमिक स्वेच्छाचारिता से श्रमिक वर्ग के जागदोलनों पर अलाभकारी प्रभाव हुआ। इसकी अलग इस अभिगम से पैदा होने निम्नशनों का उत्तर है। स्थाभूत आवश्यकताएं स्वयं एक उपसंहार है, अभाव है, मानव संसाधनों के विकास के लिए एक उपस्कर है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मूलभूत आवश्यकताओं की लामबंदी में भूमंडलीकरण की शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की क्या भूमिका होगी? गरीबी उन्मूलन और आय की असमानताएं कम करने के बीच क्या संबंध है? ए सेन मूलभूत आवश्यकता अभिगम के सर्वाधिक जोरदार समालोचकों में एक है। उसके अनुसार आवश्यकता, संतुष्टि, प्रसन्नता और पथ्य आधारित अभिगम मात्र एक पक्षीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। मानव विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है तथा वह इसकी अवसरों और क्षमताओं के सापेक्ष में संकल्पना करता है। पथ्य एक ऐसे मूल लेख की तरह है जो अनेक आस्थाओं और विनियोगों के लिए खुला रहता है। एक साध की टोकरी जिसकी गुणवत्ता और प्रमात्रा दी गई है, विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न महत्व रखती है। प्रदत्त साध्य की टोकरी का प्रयोग और उपयोग लिंग, आयु, स्वास्थ्य, उपापचय की दर, उपभोक्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, उदाहरण के लिए एक गर्भवती महिला और बच्चे को स्तनपान करने वाली मां, कार्य करने के स्वरूप, कार्यस्थल की जलवायु, विभिन्न सामग्री के पोषक मूल्य के बारे में जानकारी का स्तर और खाना पकाने के विभिन्न तरीकों के माध्यम से पोषण की हानि की दर पर निर्भर करेगा और यह सब उपभोक्ता की क्षमतानुसार अवधारित किया जाएगा। सेन यह तर्क भी देता है कि मानव विकास का निर्णय उसकी ऐसी स्वतंत्रता से नहीं किया जाता को विभिन्न विकल्पों से किसी को भी ऐसा विकल्प चुनने का अधिकार देती है जो उसकी समृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। अपने तर्क के समर्थन में वह एक मोहताज भिलारी व्रत रस रहे महंत तथा भूख हड़ताल पर गांधी का उदाहरण देता है। उसके अनुसार व्रत रख रहे महंत और भूल हड़ताल पर गांधी के पास क्षमताएं होती है और वे अपना विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यह केवल मोहताज दरिद्र है जो अक्षम है और इसीलिए उसके पास मानव विकास का निम्न है। उपरोक्त वर्चा से यह स्पष्ट है कि मूलभूत आवश्यकता अभिगम की विद्वानों द्वारा कटु आलोचना की गई है तथा बहुत से विद्वानों ने मानव विकास को परिभाषित करने के लिए अधिक व्यापक अभिगम के पक्ष में अपने मत दिए हैं। सक्षमता, विकल्प और स्वतंत्रता ऐसे तीन अपरक्राम्य न्यूनतम स्वीकार्य मानदंड हैं जो कईयों द्वारा अवगत है, परंतु ये सभी किसी प्रकार सबको स्वीकार्य नहीं है। ऑसिस स्टीवर्ड ने सुझाव दिया है कि मानव विकास अधिक वस्तुपरक होना चाहिए और प्रेक्षणीय उपलब्धियों के सापेक्ष में निर्धारित किया जाना चाहिए, मकी व्यक्तिपरक मानदंडों जैसे प्रसन्नता, स्वतंत्रता और रुचियां आदि के परिप्रेक्ष्य में। इन परिधर्धाओं, दावों और प्रतिभावों की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्यू में मानव विकास की परिभाषित एवं संकल्पित करने का प्रयास किया गया था। यू ने अंततः 1990 में मानव विकास की अपनी परिभाषा और संकल्पना प्रस्तुत की। (19.3) मानव विकास की परिभाषा। पी का मानव विकास को निम्नशत मानता है: जनता की रुचियों से बढ़ते हुए दायरे की प्रक्रिया स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आय और रोजगार के लिए उनके अवसरों में वृद्धि करना तथा ठोस स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण से लेकर आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक मानव रुचियों को पूर्ण रूपेण शामिल करना। कईयों के लिए ऐसी आम सहमति प्राप्त कर लेना बहुत ही आसान और सुगम है जिसमें मानव विकास जैसी धारणा की परिभाषा विकसित की गई ही, परंतु जहां तक मु का संबंध है यह एक सुगम और आसान सा प्रयास नहीं था। द्वारा तैयार की गई मानव विकास पर प्रथम रिपोर्ट में इसे निम्नवत स्पष्ट किया गया था। यह रिपोर्ट जनता और इसके बारे में है, विकास अपनी रुचियों में किस प्रकार वृद्धि करे। यह संकल्प घरेलू उत्पाद में वृद्धि, आप तथा धन और पशुओं के उत्पादन पूंजी संचालन से अधिक है। आय के प्रति एक व्यक्ति की पहुंच उसकी रुचि हो सकती है, परंतु यह मानव व्यवहार का कुल जोड़ नहीं है। मानव विकास जनता की रुचियों को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इन व्यापक दायरे वाली रुचियों का सर्वाधिक आलोचनात्मक पहलू स्वस्थ और लंबा जीवन, शिक्षा ग्रहण करना तथा शानदार जिंदगी जीने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच होना है। अतिरिक्त रुचियों में राजनीतिक स्वतंत्रता, अभिनिश्चित मानव अधिकार और व्यक्तिगत आत्मसम्मान शामिल है। दूसरे मूल मुद्दे जिनकी रिपोर्टों में चर्चा की गई निम्नवत है। विकास से जनता को में रुचियों प्राप्त होती है, यद्यपि कोई भी दूसरे को प्रसन्नता अभिनिश्चित नहीं कर सकता है। विकास का लक्ष्य होना चाहिए जनता के लिए लाभकारी पर्यावरण जिससे वे अपनी क्षमताओं का पूरी तरह विकास कर सकें और अपनी आवश्यकता और रुचियों के अनुरूप उत्पादक और सृजनात्मक जीवन के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त कर सकें। विकास में सुधरे हुए स्वास्थ्य और ज्ञान जैसी मानव क्षमताओं के गठन पर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा हमारे सामाजिक जीवन के सभी संभावित क्षेत्रों में इन क्षमताओं को प्राप्त करने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानव विकास के लिए मानव स्वतंत्रता एक सजीव घटक है। जनता को अपनी रुचियों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मानव विकास मात्र मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं है, अपितु सहभागिता और गतिशील प्रक्रिया के रूप में मानव विकास करनी भी है। यह विकसित और विकासशील देशों दोनों पर लागू होता है। रिपोर्ट का अन्य और सबसे महत्वपूर्ण पहलू था मानव विकास के कतिपय मुख्य सूचकों की पहचान, उनका मापन और विश्व के सभी देशों के लिए मानव विकास सूचकांक तैयार करना। 19.4 मानव विकास के सूचक और विकास प्रतिवेदन। अक्षम अंधा। 19.4 मानव विकास के सूचक और विकास प्रतिवेदन।
विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सभी देशों के लिए मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक सर्वोत्कृष्ट निकाय था। यह महसूस किया गया था कि एकमात्र मानदंड अर्थात सकल घरेलू उत्पाद पर उसे तुलनात्मक आधार पर लागू किए गए जाने के कारण बहुत सी सीमाएं थीं। बहुत से विद्वानों ने अधिक व्यापक सामाजिक आर्थिक उपाय की ओर ध्यान दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव विकास जनता से संबंध रखता है और इस बात से संबंधित है कि विकास के दौरान उसकी रुचियों में किस प्रकार वृद्धि होती है। यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से अधिक और धन से अधिक तथा पत्थरों के उत्पादन तथा पूंजी संचय से अधिक के विषय में है। आप तक पहुंच किसी एक व्यक्ति की रुचि हो सकती है, परंतु यह मानव प्रयास का कुल जोड़ नहीं है। 1990 का प्रतिवेदन इस दिशा में प्रथम प्रयास था। इस प्रतिवेदन में मानव जीवन के 3 आवश्यक घटकों का पता चला है: दीर्घ आयु, ज्ञान और शालीन जीवन स्तर। दीर्घ आयु जन्म के समय दीर्घायु की कामना दीर्घायु को मापने का सूचक है। दीर्घायु की कामना के लिए सैद्धांतिक न्यायसंगतता इस आत्मविश्वास में निहित है कि मानव जीवन सर्वाधिक कीमती है और लंबा जीवन सभी मानवीय उपलब्धियों में मूल्यविहीन है। यह साधन और अंत दोनों है। दीर्घांगों पर्याप्त पोषण, अच्छी सेहत और व्यक्तिगत सुरक्षा से निकट से जुड़ी हुई है। ज्ञान ही शक्ति है। यह एक पुरानी कहावत है। साक्षरता सीखने और ज्ञानवर्धन में व्यक्ति का प्रथम कदम है। अतः एक साक्षर व्यक्ति बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में सत्ता के पास अधिक पहुंच रखता है। तथापि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में साक्षरता का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि इन्हें व्यक्ति की उपलब्धि नहीं माना जहां अपितु यह किसी को अस्तित्व का आधार है। शालीन जीवन स्तर यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शालीन जीवन स्तर के लिए संसाधनों पर नियंत्रण आवश्यक है, परंतु इसकी माप करना बहुत मुश्किल है। सर्वाधिक तुरंत उपलब्ध सूचक प्रति व्यक्ति आय है, परंतु इसका राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्र व्यापक है और इसमें बहुत सी अन्य गंभीर विसंगतियों के साथ साथ विभिन्नताएं हैं। अतः प्रतिवेदित प्रव्याप्ति समायोजित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से सापेक्ष शक्ति का बेहतर अनुमान लग जाता है, जिससे पंपों की शरीर तथा उच्च मानक जीवन स्तर के लिए संसाधनों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह समझा जाता है कि उपरोक्त तीनों सूचकों की गंभीर सीमाएं हैं जो औसतों जिन पर यह आधारित है कि विशाल पैमाने पर सामान्यीकरण के स्तर के कारण है। ये औसत बिकनी की तरह है जो प्रकट करने योग्य को छिपाती है और छिपाने योग्य को प्रकट करती है। उसी समय ये क्षेत्रीय, लैंगिक, ऐतिहासिक और वर्ग मतभेदों जो इन सूचकों के मापन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है के प्रति भी कम संवेदनशील है। तथापि वृद्धि के विरुद्ध मानवीय विकास की परिस्थिति के लिए इसकी आलोचना भी की गई है। यह क्षेत्रीय अपितु समग्र बुद्धि पर अधिक जोर देता है और इसका गरीब देशों के प्रति झुकाव विकसित देशों के मामले में इराकी प्रायोगिकता को न्यूनतम कर देता है। सद्यपि मानव विकास की समग्र संकल्पनाशीलता और परिभाषाओं में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तथापि 1992 के प्रतिवेदन में विशेष ध्यान मानव विकास को किन्हीं अन्य महत्वपूर्ण संघटकों से जोड़ने पर दिया गया था। इन संसाधनों में स्थानीय विकास की धारणा, प्रतिस्पर्धात्मक और दक्षतापूर्ण बाजारों के माध्यम से सभी लोगों की सुजनर्थक ऊर्जाओं को प्रकट करना तथा ऐसी विभेदकारी व्यापार नीतियां विशेष रूप से विकसित देशों जो अमीर और गरीब देशों के बीच विसंगतियों और विकासशील देशों में मानव विकास निम्न स्तर बनाए रखने के लिए सर्वाधिक जिम्मेवार है द्वारा अपनाई गई आवर्जन नीति शामिल थी। इस प्रतिवेदन के विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य निम्नवत हाल के दशकों के महान पाठों में से एक पाठ यह है कि मानव विकास के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार सर्वोत्तम गारंटी है। वे वृजनात्मक उद्यमों के लिए अवसर प्रदान करते हैं तथा संपूर्ण आर्थिक रूपों तक जनता की पहुंच में वृद्धि करते हैं। अमीर देशों द्वारा अनुमानित विभेदकारी और कम प्रतिक्रियात्मक अभिगमों को भी मान्यता दी गई थी। प्रतिवेदन में चर्चा की गई है कि यह एक कठोर निर्णय है कि लोक उद्यमों को निजीकरण के लिए खोला जा रहा है। उपभोक्ता मांगे केंद्रीकृत नियोजन को प्रतिस्थापित कर रही है और भूमंडलीय बाजार सीमित है। विकसित देश गरीब देशों के उत्पादों के लिए अपने बाजार नहीं खोल रहे हैं। इस प्रकार इस प्रतिवेदन में बाजार और मानव विकास को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया या अंतिम 3 सालों के प्रतिवेदन और 1993 में प्रकाशित प्रतिवेदन से हटकर कुछ मुगांतरण हुआ था। 1993 के मानव विकास और प्रतिवेदन में जनता की सहभागिता और सुरक्षा मुख्य मुद्दे थे। इसमें मानव विकास के लिए न्यूनतम शर्तों के रूप में प्रतिपूर्ण लोकतंत्र और जनता के शक्तिवर्धन पर भी बल दिया गया था। प्रतिवेदन से पता चला कि विकास जनता के बारों तरफ किया जाना चाहिए, न कि विकास के चारों तरफ जनता। यह बताया गया कि विकास की शक्ति जनता की शक्ति में सन्निहित है। प्रतिवेदन में शांति लाने और मानव विकास करने में सिविल सोसाइटियों की बेहतर रचनात्मक भूमिका को मान्यता दी गई थी। प्रतिवेदन के अनुसार एक स्पंदनशील और जागरूक समाज को राष्ट्र की अपेक्षा व्यक्ति की सुरक्षा पर अधिक बल देना चाहिए। इसे सैनिक खर्च में कटौती, सशस्त्र सेनाओं के वियोजन, रक्षा से हटकर मौलिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा विशेष रूप से निरस्त्रीकरण और विकसित देशों द्वारा नाभिकीय युद्धों में कमी आदि के लिए मत निर्माण हेतु कार्य करना चाहिए। नाभिकीकृत विश्व में शांति और समृद्धि मुख्य भूमंडलीय चिंताएं हैं। जब तक विशाल पैमाने पर विनाश की आशंकाएं हमारे सिर पर मंडरा रही हैं, असुरक्षा और आशंकाएं विश्व भर में शांति, सद्भावना और साथी माने के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं होने देगी। इसमें इसकी भी स्वीकोक्ति हुई कि तानाशाही और सैनिक शासक मानव विकास के लिए महानतम सत्रे हैं। इसके प्रतिकूल संवेदनशील समाज शांति और मानव विकास के लिए अपेक्षाकृत बेहतर अवसर सुनिश्चित करता है। 1993 के प्रतिवेदन में जिस पुगांतरण की अवधारणा की गई थी उसे 1994 और 1995 के प्रतिवेदनों में समेकित कर दिया गया था। स्थायी विकास एक नया आलाप था। इसने स्वयं जीवन को नया अर्थ दिया। प्रतिवेदन में चर्चा थी, यह जीवन का मूल्यांकन नहीं करता है क्योंकि यह भौतिक सामान का उत्पादन करता है, परंतु यह स्वयं मानव जीवन का मूल्यांकन करता है। इसने सभी प्रकार के विभेदों को समाप्त करने के लिए गुरुवाती स्वीकारात्मक कदम बढ़ाए। 1994 के मानव विकास पर प्रतिवेदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू कार्यप्रणाली और विभिन्नता से संबंधित मानव विकास के सूचकांक के निर्माण में धारणागत परिवर्तन थे। कोई बच्चा लघु जीवन और मायूस जीवन के लिए मात्र इसलिए निर्दिष्ट नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे ने गलत वर्ग अथवा गलत देश अथवा गलत लिंग से जन्म लिया है। इसमें उन सुरक्षा तंत्रों का ब्यौरा भी दिया गया है वो विश्वव्यापी जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं तथा प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा जैसे आर्थिक, भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैयक्तिक, सामुदायिक और राजनीतिक सुरक्षा का सुझाव दिया है। तथापि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को भी पहली बार मानव समृद्धि और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण सत्रे के रूप में मान्यता दी गई थी। 1995 के मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकरण लिंग समानता था।
सभी को समान अवसर विशेषतः औरतों का समान अवसर मुख्य चिंता का विषय था। यह चर्चा की गई थी कि मानव विकास को यदि जन्म न हो तो वह लतरा बन सकता है। प्रतिवेदन की उपलब्धियों आश्चर्यजनक परंतु सच भी। प्रतिवेदन में दी गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नवत हैं। गरीबी का चेहरा नारी का चेहरा होता है। मोटे तौर पर विश्व में 70% नारियां गरीबी में जीवनयापन कर रही है। लिंग समानता दूर करने का राष्ट्रीय जाय से कुछ लेना देना नहीं है। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर नारियों के लिए तेजी से उपलब्ध है, वहीं आर्थिक और राजनीतिक अवसरों के द्वार मुश्किल से आधा खुल पाए हैं। नारियों बैंकिंग संस्थाओं से कुल श्रेय का अपेक्षाकृत कम हिस्सा प्राप्त करती हैं। यह लैटिन अमेरिका के मामले में 7 से 11% में निम्न स्तर तक है। सभी क्षेत्रों में नारियों की बेरोजगारी दर अधिक है। विकासशील देशों में नारियों प्रशासन और प्रबंधन कार्यों में मात्र 1/7 हिस्सा है। नारियों संसद में 10% तथा कैबिनेट मंत्रियों के रूप में मात्र 7% पर आसीन है। 55 देशों में संसद में या तो कोई नारी नहीं है अथवा इनकी प्रतिशतता 5% से कम है। अनदेखा करने के प्रमुख सूचकांक से पता चलता है कि नारियों द्वारा अर्थव्यवस्था में दिए गए अधिकतर अंशदानों का समग्र रूप से या तो कम मूल्यांकन किया जाता है अथवा बिल्कुल मूल्यांकन नहीं किया जाता। इस प्रकार की चूक प्रतिवर्ष $11 अरब तक है। नारियों के विरुद्ध विभेदन तथा उनका अवमूल्यांकन उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। वह जीवन के आरंभ से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक बना रहता है। बारबाडोस, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1/3 नारियों अपने बचपन में ही लैंगिक दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। एशिया में अरब से अधिक बच्चे, जिनमें अधिकतर लड़कियों हैं, प्रतिवर्ष वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर की जाती है। नारियों के प्रति हिंसा विवाहोपरांत जारी रहती है। कुछ देशों में 2/3 विवाहित नारियों घरेलू हिंसा का शिकार हैं। कभी कभी यह हिंसा बलात्कार के रूप में सामने आती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में प्रत्येक 6 नारियों में से एक नारी अपने जीवनकाल में बलात्कार का शिकार होती है। कभी कभी इसका अंत हत्या अथवा आत्महत्या के रूप में होता है। तथापि 1995 के मानव विकास पर प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विभिन्नता से संबंधित कार्यप्रणाली और मानव विकास सूचकांक के निर्माण में धारणागत परिवर्तन थे। इस प्रतिवेदन में 2 परिवर्तन किए गए थे। पहला परिवर्तन ज्ञान और जागरूकता के स्तर से संबंधित था। 1994 तक साक्षरता के स्तर के प्राक्कलन के लिए सूचक के रूप में स्कूल जाने की औसत आयु का स्थान संयुक्त, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के पंजीकरण अनुपात ने लिया था। दूसरा परिवर्तन आय का न्यूनतम मूल्य प्रति व्यक्ति $200 से घटाकर $100 कर दिया गया था। अंतः प्रतिवेदन का उपसंहार था कि यदि बाधी मानवता लैंगिक विभेदन से त्रस्त है तो मानव विकास की बात करना बकवास ही नहीं अपितु लैंगिक हिस्सा करने जैसा है। प्रतिवेदन में इस स्थिति को पूरी गंभीरता से लिया गया और मानव विकास सूचकांक के साथ साथ लिंग निरपेक्ष संवेदना सूचकांक अथवा लिंग संबंधी विकास सूचकांक परिकलित करने की प्रक्रिया आरंभ की। तत्पश्चात वर्ष में प्रकाशित प्रतिवेदन ने आर्थिक वृद्धि के मुकाबले मानव विकास को अधिक महत्व दिया। इसर की मान्यता थी कि मानव विकास अंतिम लक्ष्य है तथा आर्थिक विकास उपाय। परंतु इसमें यह चेतावनी भी दी गई कि इन दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वस्तुतः अंतिम 15 वर्षों के निष्पादन के आधार पर प्रतिवेदन का उपसंहार था कि कुछ देशों में विकास में प्रत्याशित वृद्धि हुई परंतु कुछ देशों ने अप्रत्याशित पतन दर्ज किया। परिणाम स्वरूप विसंगतियों में वृद्धि हुई है, जिससे एक अन्यमा एक ध्रुवीय विश्व में 2 एकदम प्रतिकूल विश्वों का प्रादुर्भाव हुआ। इससे यह भी पता चला कि 1993 में $23 अरब भूमंडलीय सकल घरेलू उत्पाद में से $18 अरब विकसित देशों में थे तथा मात्र $5 अरब विकासशील देशों में थे। यद्यपि पूर्ववर्ती स्थिति में विश्व की 80% जनसंख्या शामिल थी। इसने चेतावनी दी कि मानव विकास में अल्पकालिक प्रगतियां संभव है परंतु वे आगे वृद्धि के बिना टिक नहीं सकती। वित्तोमतः मानव विकास के बिना आर्थिक वृद्धि स्थायी नहीं हो सकती। 1991 में प्रतिवेदन में गरीबी उन्मूलन को मानव विकास के लिए आवश्यक कदम के रूप में माना गया। इसके केंद्र में मात्र गरीबी की परिभाषा से व्यापक रूप से सहमत होने के अलावा जैसा कि 1990 के मानव विकास प्रतिवेदन में कहा गया था। इस प्रतिवेदन में राजनीतिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार और आत्मसम्मान की अतिरिक्त रचियों शामिल थीं, जिनमें आदम स्मिथ की उक्ति सार्वजनिक रूप से बिना किसी धर्म के सबके साथ मिल जाने की योग्यता को मानव विकास के संघटक के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसने आलोचनात्मक रूप से गरीबी के 3 पहलुओं पर दृष्टिपात किया: आम परिप्रेक्ष्य, मूलभूत आवश्यकता परिप्रेक्ष्य और सक्षमता परिप्रेक्ष्य। इस प्रतिवेदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू दुर्व्यवहार के मानदंड को रेखांकित करना था, जो क्षमता निर्माण और समृद्धि के मापन के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें निम्नवत शामिल हैं: अक्षम, अंधा, अपंग, मानसिक रूप से अक्षम और दीर्घकालिक मरीज होना, भूमि, पशु, खेती के उपस्कर, पिसाई मिल आदि की कमी, अपने मृतक संबंधियों को दफनाने की अक्षमता, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अक्षमता, खिलाने के लिए अधिक मुंह तथा सहायता के लिए कम हाथ होना, परिवार में सक्षम सदस्यों की कभी जो आपातकाल में उनके परिवार का भरण पोषण कर सकें, विनाशकारी आदतों जैसे शराब, मदिरा आदि का सेवन के प्रभावों से पीड़ित होना, विवश जनता को सामाजिक समर्थन न मिलना, बच्चों को रोजगार पर रखना, माता पिता में से एक होना, निम्नस्तरीय कार्य को स्वीकार करना, साल के कुछ महीनों के लिए भोजन संरक्षण, साझा संपत्ति संसाधनों पर निर्भर रहना। इस प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण लक्षण था कि विकसित तथा विकासशील देशों के लिए क्रमशः मानव गरीबी सूचकांक 1 और सूचकांक 2 तैयार करना। यह मानव जीवन के 3 संघटकों से अपवचन पर केंद्रित था: दीर्घायु, ज्ञान और उच्च मानव जीवन स्तर, जिन्हें मानव विकास सूचकांक में पहले ही समझाया जा चुका है। यह अपवचन निम्न 3 सूचकों से संबंधित था: उत्तर जीवन संबंधी अभाव, अपेक्षाकृत जल्दी उम्र में मौत की आशंका, ज्ञान संबंधी पठन और संचार की दुनिया से बहिष्कार, गरीबी रेखा से नीचे उच्च जीवन स्तर संबंधी। 1948 का प्रतिवेदन पूर्व प्रतिवेदनों के मुकाबले 1 से अधिक वर्षों में भिन्न था। सभी पूर्व प्रतिवेदनों में पिता के मुख्य विषय रूपक को बढ़ाने और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर केंद्रित था। इस प्रतिवेदन में कुछ देशों द्वारा जो विश्व भर में समृद्धि के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी थे, खपत के अवैध तरीकों पर दोष लगाया गया। इस प्रकार इसमें कल के मानव विकास के लिए आज के खपत के तरीके को बदलने पर बल दिया गया।
प्रतिवेदन में विशेष रूप से उल्लेख है कि विश्व की सापत 20वीं शताब्दी तक अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 25 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो 1975 में 12 अरब डॉलर, 1960 में 4 अरब डॉलर तथा 1900 में 1.5 अरब हीटर थी। 7 मानव विकास के लिए एक आवश्यक साधन है, परंतु इसका संबंध स्वयं में नहीं है। भूमंडलीय सपत के वर्तमान दौर से पता चलता है कि यह विकसित देशों में अधिक हुई, जिससे विकासशील देशी में समृद्धि का स्तर मुख्यतः निम्न कारणों से प्रभावित हुआ है। अमीरों द्वारा खुल्लम खुल्ला और अवैध सपत से पंप बाजार में पथ्य की दुर्लभता की स्थिति बन गई है, जिससे पनियों के मूल्य ऊपरी तौर पर इतने बढ़ गए हैं जिससे वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इससे केवल वर्तमान में ही कमी नहीं आई, अपितु भावी पीढ़ियों के लिए स्थिति और अधिक बिगड़ने की संभावना है। वर्तमान लपत प्रतिदर्श मानव विकास के प्रतिकृत हो चुके हैं, क्योंकि वे पर्यावरण संरक्षण आधार की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अतः भावी पीढ़ियों की उम्मीदें अपंग हो रही हैं। इसके फलस्वरूप स्थान तथा पीढ़ियों की असमानताएं बढ़ती जा रही है। गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय अधोपतन के बीच एक प्रबल संबंध विद्यमान है। पर्यावरण प्रदूषण, परिस्थितिजन्य संकट संपत्ति से समावराह संबंधित है। स्थायी विकास उत्पादन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन पर आधारित होना चाहिए। सप्त प्रतिवर्षों में परिवर्तन के लिए विकसित देशों द्वारा अपने उत्पादकों को दी जा रही आर्थिक सहायता में कमी आवश्यक है। स्थायी विकास के लिए मानसिक स्थिति में परीक्षण आवश्यक है। 21वीं शताब्दी में मानव विकास का मूलमंत्र चिंतन विश्व का और कार्य स्वयं का में निहित है। 20वीं शताब्दी की पराकाष्ठा अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में भूमंडलीकरण के समेकन की साथी थी। अनुपालन करने का सर्वोत्तम हरिका इसके मानवीय आयाम पर बल देना था। यद्यपि भूमंडलीकरण अब एक नया घटनाक्रम नहीं है, फिर भी हाल की परिस्थितियों एक उपयुक्त लक्षण है। बर्लिन की दीवार के गिरने तथा लौह पट के पान के पहले समाजवादी विश्व के एक बड़े भाग का बना ही नहीं हुआ, अपितु इससे स्थान, समय का संकुचन तथा सीमाओं की समाप्ति भी हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो विश्व सिकुड़कर एक छोटा सा भूमंडलीय गांव बन गया है, जिसमें जनता का जीवन अधिक अर्थप्रद, गहन और त्वरित हो गया है, जैसा पहले कभी नहीं था। भूमंडलीकरण मानव प्रगति के लिए नए अवसर प्रदान करता है, परंतु इसका लाभ उन्हीं को मिल सकता है जिनका शासन सुदृढ़ हो, अर्थात जो नए बाजार, नए औजार और तकनीकी, नए कार्यकर्ता, नए नियम और अंततः नए लोगों से सुसज्जित हो। यह भूभंडारीकरण का युग है, जहां केवल शक्तिशाली को बने रहने का अधिकार है। भूमंडलीय स्पर्धा का भयानक और अदम्य दबाव मानव विकास के अदृश्य दिल की दबा रहा है। अतः इसके समय सुरक्षा पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्रतिवेदन में मानव विकास को मानवीय चेहरा मुहैया कराने की आवश्यकता पर विचार किया गया। 2000 का प्रतिवेदन मानव अधिकार, स्वतंत्रता और समेकन के प्रति ऐसी प्रबल वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ा जिस पर कोई सामंजस्य न हो तथा जिससे भूमंडलीकरण मानवीय स्पर्श के संपर्क में रहे। इसमें कहा गया था कि मानव अधिकार और मानव विकास प्रत्येक जगह जनता की स्वतंत्रता, समृद्धि और प्रतिष्ठा के अभिरक्षण के लिए समान दृष्टि और समान प्रयोजन वाले हैं। इसमें निम्नलिखित की बात की गई थी। लिंग, जाति, प्रजाति, राष्ट्रीयता, उद्गम और धर्म के विभेदन से स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा को भय की आशंका, प्रपीड़न, स्वैच्छिक गिरफ्तारी तथा अन्य हिंसात्मक कार्यों से स्वतंत्रता, मानव क्षमताओं के विकास और उसे महसूस करने की स्वतंत्रता, अन्याय और कानून के नियम के उल्लंघन से स्वतंत्रता, विचार और संभाषण तथा निर्णय लेने और संगठन बनाने में सहभागिता की स्वतंत्रता और शोषण के बिना श्रेष्ठ कार्य करने की स्वतंत्रता। इस प्रतिवेदन में मानव विकास की एक परिष्कृत परिभाषा को भी विकसित करने का प्रयास किया गया है। मानव विकास का अर्थ है एक उच्च जीवन स्तर के लिए संसाधनों तक पहुंच होना। परंतु मानव विकास के क्षेत्र को रुचियों के उन अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है जिनका उचित मूल्यांकन किया गया है। इन क्षेत्रों में सहभागिता, सुरक्षा, स्थायित्व, अभिनिश्चित मानव अधिकार जिनकी रचनात्मक और उत्पादक होने के कारण तथा आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए सभी को आवश्यकता है, शक्ति संपन्नता और एक समुदाय से संबंधित होने का बोध शामिल है। और अंत में मानव विकास को एक वाक्य में परिभाषित किया जा सकता है, जनता का विकास, जनता के लिए और जनता द्वारा। 2001 के मानव विकास प्रतिवेदन में मानव विकास को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की कोशिश की गई। इसमें स्वीकारोक्ति थी कि प्रौद्योगिक नेटवर्क विकास के परंपरागत नक्यों का रूप बदल रहे हैं। यह जनता के अनुभव स्तर का विस्तार कर रही है और ऐसी क्षमताओं का सृजन कर रही है जिससे एक दशक की प्रगति एक सप्ताह के काल में प्राप्त की जा सके, जिसकी पूर्व पीढ़ियां गत समय में अपेक्षा करती थी। परंतु प्रौद्योगिकी एक दुधारी तलवार है। दूसरे शब्दों में यह एक अच्छी नौकर परंतु निरंकुश मालिक है। प्रथमतः विश्व के कुछ शक्तिशाली देशों द्वारा इसके प्रयोग और इस पर नियंत्रण है, जिससे अन्य अनेक देश स्थापित पराधीनता की स्थिति से पराभव हुए हैं और किसी राष्ट्र के गुलाम बन गए हैं। ऐसे देश, समुदाय और व्यष्टि जिनकी गति धीमी है और जो प्रौद्योगिकी धारण के प्राप्तिक सिरे पर अप्रचलन और फालतूपन की आशंका से लगातार ग्रसित है, अंततः तीव्र गति से बदल रहे विश्व में स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के बीच समृद्धि और आत्मसम्मान का भाव गंभीरता से प्रभावित होता है। 2002 का प्रतिवेदन मानव विकास को नया आयाम देता है। यह रणनीति और मानव विकास विषयक है। वह बताता है कि राजनीतिक सत्ता और संस्थान उचित अथवा अनुचित, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय जो भी हो, किस प्रकार मानव प्रगति को नया रुख देते हैं। इसमें बिखरे हुए विश्व लोकतंत्रों को मजबूत बनाने के बारे में चिंतन किया गया है। इस प्रतिवेदन के अनुसार लोकतंत्र जो जनता को शक्ति संपन्न बनाता है, जनता के विश्वास और संसाधनों पर निर्मित किया जाना चाहिए और इसे वापस नहीं किया जा सकता। यह विश्व भर में व्याप्त लोकतंत्र के एक स्वरूप के विरुद्ध है।
लोकतंत्र जिसे कोई राष्ट्र अपने विकास के लिए चुनता है उसके इतिहास और परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा ऐसे देश अवश्य में विशिष्ट प्रकार के प्रजातांत्रिक देश होंगे। मतभेद का सम्मान लोकतंत्र और विकास का हृदय होता है। 2003 का प्रतिवेदन शताब्दी विकास लक्ष्य मानव गरीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों में सांठगांठ नियत करके एक जोरदार शुरुआत करता है। राज्यों के प्रमुखों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह सभी देशों के लिए बाध्यता है कि अपर्याप्त आय, बहुव्याप्त भूत लिंग असमानता, पर्यावरणीय गिरावट तथा शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छ जल पर हमला किया जाए। उन्होंने ऋण की कम करने तथा वार्षिक सहायता बढ़ाने, व्यापार तथा गरीब देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्यों को भी शामिल किया है। कुछ महत्वपूर्ण शताब्दी विकास लक्ष्य और ध्येय जिन्हें प्रतिवेदन में रेखांकित किया गया है निम्नवत है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत मानव विकास प्रतिवेदनों पर वार्तालाप और उनके रंगभेद सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि प्रतिवेदन में उन सभी संभावित पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो विश्वभर में मानव विकास और समृद्धि की चिंता का विषय रहे हैं। प्रतिवेदन में उन नई चुनौतियों के बारे में भी जानकारी करने का प्रयास किया गया है जो विश्वभर में मानव समृद्धि, शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं। परंतु यह तथ्य चौंकाने वाला है कि अंतिम मानव विकास सूचकांक के परिकलन के लिए मात्र 3 सूचकों का चयन किया गया था। पहले यह भी चर्चा की जा चुकी है कि यूएन बहुआयामी घटनाक्रम जैसे मानव विकास के मापन के लिए और अधिक तथा सुसंगत सूचकांकों के महत्व से पूरी तरह भिन्न थे। प्रतिवेदन में इसे यथासंभव सुसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। समापि इसने मात्र 3 सूचकांक दीजिए में इसके लिए दिया गया औचित्य निम्नवत है। मानव अनुभव के सभी पहलुओं को प्रतिबिंबित करना आदर्श स्थिति है। आंकड़ों की कमी इस पर कुछ प्रतिबंध लगाती है और शायद इसके और सूचकांक जोड़ने होंगे जिससे सूचना उपलब्ध हो सके। परंतु अधिक सूचकांक अवश्य में बेहतर नहीं होंगे। कुछ विद्यमान सूचकांकों पर अधिभावी होंगे जैसे शिशु मृतक दर जीवन की उम्मीद में पहले ही प्रतिबिंबित होती है और अधिक घर जोड़ देने से चित्र और भ्रमित करेगा तथा मुख्य लक्ष्य से हटा देना। सूचकांकों के चयन के बाद सबसे निर्णायक पहलू है मानव समृद्धि के स्तर के सापेक्ष में प्रत्येक देश का निष्पादन मापने के लिए मानव विकास सूचकांक तैयार करना। इस प्रयोजनार्थ मानव विकास सूचकांक तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक पहलू है। 19.5 मानव विकास सूचकांक का परिकलन। जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि 1995 के प्रतिवेदन में मानव विकास के मायन के लिए सूचकांकों के चयन में कुछ परिवर्तन किए गए थे। 1994 तक विद्यालय जाने का औसत वर्ष साक्षरता स्तर का प्राक्कलन करने के लिए सूचकांक के रूप में लिया गया था। 1995 के प्रतिवेदन में यह सूचकांक संयुक्त, प्राथमिक और तृतीयक स्तर की पंजीकरण अनुपात से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। प्रतिवेदन में दिया गया औचित्य यह था कि विभिन्न देशों द्वारा आपूर्ति आंकड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा की कमी के साथ साथ विश्वस्त आंकड़े मिलने में कठिनाइयां थीं। प्रतिवेदन में सम्मिलित दूसरा परिवर्तन सकल घरेलू उत्पाद आय का न्यूनतम मूल्य प्रति व्यक्ति $200 पीपीपी से कम करके $100 पीपीपी करने से संबंधित था। एक बार पुनः प्रतिवेदन में दिए गए औचित्य के अनुसार उन देशों को शामिल करना था जिनका पीपीपी $200 से कम थी। पूर्व प्रतिवेदनों में देखा गया था कि बहुत बड़ी संख्या में उन देशों जिनमें से अधिकांश ने पूर्ववर्ती उपनिवेशीय समूह का गठन किया था का पीपीपी $200 से कम था, परंतु उनके बीच काफी विभिन्नताएं थी। 2002 में प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार मानव विकास सूचकांक मानव विकास का एक सार है। यह किसी देश की औसत उपलब्धियों का मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों में मापन करता है: जन्म के समय यथा अनुमानित दीर्घ और स्वत्य जीवन, गौण साक्षरता दर 2/3 के बराबर और संयुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक समग्र नामांकन अनुपात 1/3 के बराबर द्वारा यथा अनुमानित, प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर पीपीएस, सकल घरेलू उत्पाद यथा अनुमानित शालीन जीवन स्तर। यह भी महसूस किया गया है मानव विकास सूचकांक परिकलित करने से पहले इनमें से प्रत्येक आयाम के लिए एक सूचकांक का सूजन आवश्यक है। अतः यह महसूस किया गया था कि प्रत्येक सूचकांक के लिए अधिकतम और न्यूनतम मान, जिन्हें गोल पोस्ट के रूप में जाना गया, चुने जाने चाहिए। 19.6 भारत में मानव विकास। कई विकासशील देशों से भिन्न भारत के पास सुविकसित सांख्यिकीय तंत्र है। उपनिवेशीय शासकीय मानसिकता को धन्यवाद हमारे देश में अनेक ऐसी एजेंसियों हैं जो काफी लंबे समय से हमारी अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, पर्यावरण और संसाधनों आदि के विभिन्न पहलुओं पर सूचना और आंकड़े एकत्रित कर रही है। इनमें राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नमूना पंजीकरण तंत्र, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आदि मशहूर एजेंसियों हैं। तथापि यह महसूस किया गया था कि ये एजेंसियां विभिन्न पहलुओं पर सूचना एकत्रित करने में महत्वपूर्ण सहयोग कर रही है, परंतु सूचना में समन्वयन की कमी है और यह प्रत्यक्ष रूप से जहां तक आंकड़ों का सवाल है एक दूसरे से संबंधित नहीं है। एनसीए के अनुसार शरीफ के अनुसार जनसंख्या जनगणना जनसांख्यिकी लक्षणों और अन्य विभिन्नताओं पर विस्तृत सूचना उपलब्ध कराती है। इसमें आय, परिसंपत्ति, स्वामित्व, खपत प्रतिदर्श और अन्य विभिन्नताओं पर कोई सूचना नहीं होती। यह महसूस किया गया कि ऐसा एकीकृत सर्वेक्षण उपयोगी रहेगा जिसमें मानव विकास के विभिन्न पहलू, जीवनसार, रोजगार और नौकरियों, साक्षरता और शिक्षा, अस्वस्थता, अक्षमता और पोषण, पीडीएल, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा आदि जैसी लोक सेवाओं की प्रभावकारिता और जनसांख्यिकीय लक्षण शामिल हों। ऐसे एकीकृत सर्वेक्षण से अनुसंधान करने वाले इन अलग अलग विभिन्नताओं के बीच अंतर्संबंध स्थापित करने और उसके द्वारा बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। परिणामतः आज हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन है। यह प्रक्रिया योजनाओं और विद्वानों के बीच इतना लोकप्रिय हो चुकी है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि कुछ प्रमुख राज्यों ने अपने अपने राज्यों में मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में विश्लेषण एकक जिले हैं। इन प्रतिवेदनों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भारत और राज्य विशिष्ट के सूचकांकों को शामिल करने की कोशिश की। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राज्य के प्रतिवेदन में निम्नलिखित सूचकांक लिए गए हैं: शिशु मृत्यु और बाल मृत्यु दर,
पोषण 2 वर्ष से कम आयु, मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पादन, वर्तमान मूल्य, साक्षरता दर, विद्यालय जाने का औसत वर्ष और उसे छोड़ने की दर 1991 से 2001 के लिए साक्षरता के उपलब्धि और सुधार सूचकांक, ग्रामीण सुविधाओं का जिलेवार वर्गीकरण, कच्चा, आधा पक्का, पक्का और सुविधाजनक घरों की जनगणना का प्रतिशतता वितरण, उपलब्ध सूचना मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न जिलों का वर्गीकरण करने में प्रयुक्त की जाती है, जो चार्ट में राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न नीति विकल्पों को दिशानिर्देश देने में